कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये क्यों होते हैं। कोई कंडक्टर है तो क्यों है, और कोई इंसुलेटर है तो क्यों है। देखो, नाम से स्पष्ट है, कंडक्टर चालक ऐसे पदार्थ जो खुद में से हो करके बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। ऐसे पदार्थों में से करंट आसानी से बह सकती है। जैसे हमारा मानव शरीर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, हमको करंट लगती है कि नहीं लगती? लगती है। हाँ, तो इसका मतलब हम कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं खुद में से। ठीक है। और इंसुलेटर ऐसे पदार्थ होते हैं, यानी कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से हो करके हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते, जिनमें जो खुद में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। तो ये समझ में आया डेफिनेशन। चालक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब धातुएं जो है, मेटल्स जो है, मेटल्स वो कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर होती है, बहुत अच्छी चालक होती हैं। सबसे बेस्ट चालक जो होती है वो चांदी होती है, सिल्वर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन हम तारों में चांदी का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत महंगा पड़ता है। हम तांबे का तार इस यूज़ करते हैं, है ना। और कुचालक या इंसुलेटर तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, है ना, आटा हो गया, जो भी है, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ये समझ में आया दोनों चीज़ें। अब हम देखते हैं कि सर कोई पदार्थ अगर चालक है, कंडक्टर है, यानी कि अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा आसानी से बह सकती है, तो उसके में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण वहाँ उसमें से करंट जो है आसानी से फ्लो हो सकती है। ठीक है, और जिनमें से नहीं हो सकती तो बेचारे में उनमें से कौन सी कमियां हैं, अब इन पर हम बात करेंगे। देखो, हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ यानी कोई भी सब्सटेंस अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम कहते हैं, यानी परमाणु कहते हैं। और अगर हम परमाणु यानी एटम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हम सब ये पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में कि किसी भी परमाणु यानी एटम में एक तो सबसे बीच में एक हिस्सा होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, सेंट्रल पार्ट को। किसी भी एटम के सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस या नाभिक। और उस नाभिक में दो कण विद्यमान रहते हैं, दो प्रकार के कण। ठीक है, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। आपको पता होगा दो प्रकार के कण विद्यमान रहते हैं, और बेसिकली दो, बाद में और बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं और भी अध्ययन है इसका आगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। और आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि उस परमाणु के चारों ओर बहुत सारे वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आपको पता है, इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं चारों ओर। और बीच में जो न्यूक्लियस है उसमें कौन कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब सुनो, एक बहुत गजब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास मान लो ये पहला कक्ष है ना, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, कक्ष है ना ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे हर परमाणु में ऑर्बिट्स की संख्या जो है उसके साइज पर मैटर करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों पर मैटर करती है। जैसे किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है तो समझ जाइए बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे उसमें। ठीक है ना, तो क्योंकि आपने नियम पढ़ा होगा 2, 8, 18 वाला नियम, है ना, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, या 8, इस टाइप से आपने नियम पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है थोड़ा? अब सुनिए मेरी बात, हम काम की बात अब चालू कर रहे हैं जो चालक और कुचालक में विभेद करने के लिए सहायक होगी। यानी हम कैसे पता करेंगे? तो सर अब सुनो, जो इलेक्ट्रॉन्स ना न्यूक्लियस के बेहद करीब होते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं, जो एकदम करीब होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और अंदर बैठे प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को तो मारो गोली, क्योंकि वो अभी न्यूट्रल है। ठीक है, अभी हम न्यूट्रॉन को थोड़ा साइड रखते हैं, हम इन दोनों की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? और प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अट्रैक्ट के कारण वो बंधे रहते हैं, आकर्षण से बंधे रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के बेहद करीब है, और बेहद करीब मतलब इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत दूर हो जाएंगे ना,
जो बाहर के कक्षों में हैं, बाहर के ऑर्बिट्स में हैं, उनकी न्यूक्लियस से तो काफी दूर ही रहेगी। दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे लोग? पास कौन लोग रहेंगे? पहले वाले दूसरे वाले लोग, इन लोग पास रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन, जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है ना सर, वो न्यूक्लियस से काफी अट्रैक्शन महसूस करते हैं, और इसी कारण ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन? हिंदी में बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध है ना बंधे हुए, बंधे यानी रस्सी से बंधे नहीं, एट्रैक्शन से बंधे हुए। ऐसे महसूस करते हैं कि एकदम एट्रैक्शन, एकदम खींचातानी वाला एट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को अगर मैं बोलूँ निकालना चाहूँ तो बहुत मुश्किल काम होगा सर, क्योंकि वो इनके बीच बहुत ज़्यादा एट्रैक्शन है। समझ में आया कि नहीं है? अब हम उन इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं जो न्यूक्लियस से दूरी पर है, जिनकी न्यूक्लियस से दूरी ज़्यादा है या काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो। तो दूरी ज़्यादा होने के कारण ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एट्रैक्शन फोर्स उतना महसूस नहीं करते जितना इन लोग करते हैं। कम करते हैं, बहुत कम करते हैं बोल सकते हैं, वो दूरी पर डिपेंड करता है। बहुत दूर है तो बहुत कम एट्रैक्शन महसूस करेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? अगर मैं बोलूँ सर मेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कौन से इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान है, ऐसे कि ऐसे वालों को? बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि इनके बीच एट्रैक्शन कम है, इनके बीच जो है दोस्ती यारी कम है, इनको आप आसानी से खींच के निकाल के ले जा सकते हो। समझ में? ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री हैं इन लोग, मुक्त हैं, बंधे हुए नहीं हैं, बिंदास हैं। समझ में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही किसी भी पदार्थ के, किसी भी सब्सटेंस के चालक या कुचालक होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैसे? पूछो। देखो, हम लोग बोल रहे हैं सर कंडक्टर खुद में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देते हैं, ऐसे बोले ना। कंडक्टर लोग कौन होते हैं? चालक लोग कौन होते हैं? जो खुद में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जिम्मेदार लोग कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लोग होते हैं। यानी जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जिसमें से आप इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल सकते हो, समझ जाओ वही चालक कहलाएंगे। क्योंकि करंट फ्लो करवाने के लिए, विद्युत धारा फ्लो करवाने के लिए किनकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉन की। समझ में आया कि नहीं? तो मेरे को ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो सब्सटेंस आसानी से मेरे को उपलब्ध करवा पाएगा, जो पदार्थ मेरे को आसानी से ऐसे इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, मैं बोलूँगा अच्छा है यार, मेरे को आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, मतलब इसमें से करंट फ्लो करवाई जा सकती है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको कौन लोग दे सकते हैं? कंडक्टर्स, मेटल्स, जो धातुएं होती है ना, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनों की, फ्री इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है। बहुत कूट कूट के भरे रहते हैं फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए उनको इतनी सी भी, थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे ना, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन फटाफट उस सरफेस को छोड़ करके, उस मेटल को छोड़ करके आगे बढ़ने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं? और जो इंसुलेटर पदार्थ होते हैं, जो कुचालक पदार्थ होते हैं, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनों की तंगी होती है। तंगी यानी कि बहुत कमी होती है, कड़की चल रही होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत कम होते हैं। समझ में आया कि नहीं? मैं क्या बोला आपको, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इनका, इन इलेक्ट्रॉन को कोई मतलब नहीं है, तो बेचारे बंधे हुए हैं, कहाँ से निकलेंगे? वहां से नहीं निकलेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, करंट फ्लो करवाने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है हमको? फ्री इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। और फ्री इलेक्ट्रॉनों की जिसमें भरमार है, समझ जाओ करंट फ्लो वहीं से अच्छे से हो सकता है। और किसमें भरमार होती है? कंडक्टर्स में, चालकों में। एग्जाम्पल के लिए धातुओं में, धातु में बहुत भरमार होती है ऐसे इलेक्ट्रॉनों की। और ये बेचारे लोग विद्युत विरोधी। मैं बोलूँगा लकड़ी, तो ऐसा, इसका मतलब लकड़ी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा नहीं है सर। लकड़ी में भी इलेक्ट्रॉन है सर। लकड़ी में परमाणु है कि नहीं बताओ? एटम है कि नहीं? हम बोले ना हर सब्सटेंस परमाणु से मिलकर बना होता है, तो लकड़ी भी परमाणुओं से मिलकर ही बनी है। इसमें भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, मगर इसमें कैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी है? फ्री इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसीलिए लकड़ी में से हम करंट फ्लो नहीं करवा सकते। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि करंट फ्लो करवाने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री मतलब जो दूर है, इनको थोड़ी सी एनर्जी देकर आप वहां से निकाल सकते हो। समझ में आया? घुसा भेजे में पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाओ इसको। तो ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हो गया, पक्का क्लियर हुआ अच्छे से? तो मेन रोल किसका था? मेन जो यहाँ पे रोल था करंट फ्लो होने और न होने के लिए जिम्मेदार रोल, वो कैसे लोगों का था? कैसे इलेक्ट्रॉनों का? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किनको बोलते हैं? जो जो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर पर हो, न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर हो, और जिनको हम
थोड़ी बहुत ऊर्जा देकर भी, थोड़ी बहुत एनर्जी, याद रखना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा लगती है, ठीक है, तो जिनको हम थोड़ी बहुत ऊर्जा देकर आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि आपको बताऊं मैं कि मेटल्स की तुलना किससे की गई है, जैसे कि ना अब कोई बर्तन है मान लो, ठीक है, कोई बर्तन है जिसमें पानी भरा है ना, पानी को आप अपने मन में ये मान के चलो कि जैसे बर्तन में पानी भरा है, ऐसे ही उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन भरा है। क्या भरा है? इलेक्ट्रॉन। चार ये न्यूक्लियस हो गया और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो तुलना करो, आपको बहुत मजा आएगा, समझने में बहुत मदद मिलेगी। ये आपको मैं, हम लोग टॉपिक वैसे पढ़ चुके हैं, मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। तो जैसे बर्तन में पानी, वैसे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन। पानी की तुलना आप किससे करो? इलेक्ट्रॉन से करो। तो जो इंसुलेटर होते हैं ना, इंसुलेटर इंसुलेटर उनमें बेचारा पानी बहुत कम भरा होता है। पानी बहुत, पानी नहीं होता मैं नहीं बोल रहा हूँ, पानी होता है लेकिन कम होता है। ऐसे पानी को निकालना मुश्किल काम है। और जो कंडक्टर्स होते हैं, जो धातुएं होती है, उसमें पानी ऊपर तक भरा रहता है, छलक रहा होता है, यानी कि आसानी से आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। अगर मान लो लेवल तक नहीं भी है तो भी यहाँ से पानी निकालना आसान है, ये मुश्किल काम है। आगे जाके जब आप कॉलेज में पढ़ोगे ना, फर्मी एक लेवल आता है, एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, उसमें इससे तुलना करके समझाया गया है। करके मेरे को ये वाला एग्जाम्पल याद आया कि हम इसकी तुलना एक ऐसे उससे मान सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फुल ऊपर तक भरे हुए हैं और इसमें ऊपर तक के नहीं भरे हुए हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इंसुलेटर का। और जितना पानी का लेवल नीचे ना, समझ जाओ वो न्यूक्लियस के करीब वाले इलेक्ट्रॉनों की बात चल रही है। ये न्यूक्लियस है ना, उसके करीब वाले इलेक्ट्रॉन, करीब वाले हैं बेचारे। और जो ऊपर वाले हैं मतलब वो दूर वाले इलेक्ट्रॉन। दूर वाले इलेक्ट्रॉन मतलब बर्तन के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? जिनको आसानी से ऐसे करके बर्तन को थोड़ा सा धक्का दे दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? आप इसको कंपेयर कर सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये ना, देखो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, मगर आप ना अच्छे से समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए ना, आपको बुक को अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। अभी शुरुआत है हम लोग का, कौन सा कल एग्जाम है, अभी हम शुरुआती कंडीशन में, अभी बहुत समय। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपको। बेसिक पढ़िए, घर पढ़ने आधा घंटा में 5-10 पेज पढ़ा जाता है अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप, ठीक है। तो बढ़िया तन्मयता से पढ़िए, फिर आपको ये सब समझ में आएगा। थ्योरी दिया है बुक में, फर्स्ट चैप्टर में तो काफ़ी सारी थ्योरी दी है ना, डिटेल में पढ़ो। समझने का प्रेशर अपने माइंड में मत डालो, हमको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, समझने को छोड़ो। आप सिर्फ क्या करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, आपको देखना समझ में आएगा, अपने आप आएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता हूँ, ठीक है।